नमस्कार दोस्तों। अच्छी अच्छी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम जानवी है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे ससुराल में हम सभी एक साथ मिलकर रहते थे। मेरी बेटी अपने चाचा से बहुत प्यार करती थी और रात का खाना उसके साथ ही खाती थी। जब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाती तो वह रोने लगती थी। मेरी बेटी कोई ना कोई कमी निकालकर देवर के रिश्ते की बात करने में इनकार करती थी। एक दिन मैं उसके कमरे में देवर के कपड़े पहनकर गई और उसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। माता पिता अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में माता पिता ने कभी सोचा नहीं होता। मेरे पति बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सी बेटी दी थी और मेरी ससुराल में एक देवर भी था जो मेरे पति से छोटा था। मेरे देवर समीर ने हमेशा मुझे अपनी माँ के समान समझा था क्योंकि मेरे पति के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसके कारण मेरी पड़ोसन को बहुत नफरत थी। सभी घरों में मेरी तारीफ होती थी, लेकिन विमला को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा मुझे गिराने के बहाने ढूंढती रही और मेरी बेटी के नाम पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। गांव के लोग मुझे कैरेक्टरलेस कहते थे। मेरी बेटी के नाम पर भी उनकी बातें होने लगी कि वह बड़ी होकर कैसी होगी। लोग मेरी शादी किसी गरीब मर्द के साथ करने का सुझाव देने लगे, लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मैं उसके लिए ऐसा नहीं चाहती थी। अब मेरी पति की मौत के बाद ये सारी परेशानियां बढ़ गई थी। विमला ने मुझे इतना तंग किया कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी शादी मेरे देवर के साथ नहीं हो सकती थी क्योंकि उम्र में वह मेरे से बहुत छोटा था। मेरा देवर समझदार और अच्छा इंसान था, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि गांव में विमला की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। एक दिन विमला ने गांव में मशहूर कर दिया कि मैं अपने घर में गैर मर्दों को मिलाने के लिए बुलाती हूँ। मेरे देवर को जब यह बात पता चला तो उन्होंने कहा, भाभी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम घर छोड़कर कहीं चलते हैं। यहाँ हम बहुत बदनाम हो गए हैं और अब हमें अनन्या की रक्षा करनी होगी। विमला ने हमें पूरे गांव में बदनाम कर दिया है और यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। समीर ने कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है और हम कहीं भी इज्जत से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे बेइज्जत होकर नहीं रह सकते। मेरे देवर ने कहा कि उन्हें हमारी भतीजी और मुझसे बहुत प्यार है, वह हमारी बहुत फिक्र करता है। विमला ने मेरी बेइज्जती करके पूरे गांव में मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। उसने यह भी कहा कि मैं अपनी उम्र के देवर पर नजर रखती हूँ और गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाने के चक्कर में ही मैंने अपने पति को मार दिया है। मैंने लव मैरिज की थी और मेरे पति ने मुझे शहर से लेकर गांव में लाया था, लेकिन यहाँ मेरी खूबसूरती और लव मैरिज ने मेरी बेइज्जती और बदनामी को बढ़ावा दिया था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ सुकून से जी सकूंगी, लेकिन यहाँ आकर मेरा सुकून ही खत्म हो गया था। विमला जैसी महिला ने मेरे जीवन को विलन की भूमिका में बदल दिया। मैं डिप्रेशन का शिकार थी और अपनी 4 साल की बेटी पर कड़ी हुकूमत बना ली थी। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और मेरा देवर भी 35 साल का हो गया है। हम रात के अंधेरे में गांव छोड़कर शहर आए थे। मेरा मायका भी शहर में था। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी और मेरा पति शहर में काम करने आता था। मेरा अफेयर मेरे पति के साथ हो गया।
मैंने अपने प्यार में अंधे होकर माता पिता के घर को छोड़कर गांव में आकर बस गई। मेरे पति के माता पिता नहीं थे, सिर्फ एक छोटा भाई था। लेकिन मेरी शादी के बाद ससुराल में कोई समस्या नहीं थी। हमने शहर में किराए पर एक घर लिया और धीरे धीरे अपना जीवन सुधारा। मेरी बेटी माहिर है सिलाई में और घर पर ही एक सेंटर चलाती है, जबकि मेरा देवर लोगों के घरों को पेंट करता है। हम सादगी से जी रहे हैं और शहर में आने के बाद हमारा जीवन आराम से चल रहा है। मेरा देवर मेरे साथ था। हमने अकेले ही बहुत साल गुजारे। शहर आने के बाद मैंने पड़ोसियों से अधिक मेलजोल नहीं रखा और अपनी बेटी को बाहर जाने की भी अनुमति नहीं दी। मैं उसे समझाती थी कि दुनिया बहुत बुरी है और यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखा हो सकता है। मेरे देवर ने हमेशा अपनी भतीजी से प्यार किया। उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, जिससे वह जवान लगते रहते थे, भले ही उम्र बढ़ गई हो। जब मैंने समीर से शादी के लिए कहा तो वह हमेशा इनकार करते रहते थे। कहते थे कि पहले उनकी भतीजी की शादी होगी। मेरे देवर ने मेरी बेटी को भी प्यार से पाला था। वह मेरी बेटी के साथ दोस्त की भावना से रहते थे और जब शहर आए तो उन्होंने अपनी कमाई से मेरी बेटी को पढ़ाई करवाई थी। मेरे देवर ने खुद पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। हालांकि एक दिन मेरी बेटी ने मुझे यह कहते हुए रुला दिया कि वह खाना अब सिर्फ अपने चाचा के हाथ से ही खाएगी। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा कि वह अपने चाचा के साथ ही खाएगी। मैंने उससे कहा कि यह क्या हरकत है। इतनी ही देर में मेरी कड़क आवाज सुनकर मेरा देवर समीर भी अनन्या के कमरे में आ गया था। शायद मेरी कड़क आवाज ने उसको जगा दिया था। उसका कहना था कि भाभी, आप क्यों शोर कर रही हो। मैंने उसको बताया कि अनन्या जिद कर रही है कि इसको तुम्हारे हाथ से ही खाना खाना है। मेरी बात सुनकर समीर हंसते हुए कहने लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उन्होंने खुश होकर कहा कि वह उसे खाना खिला देंगे। अनन्या ने समीर के हाथ से भोजन किया और समीर उसके कमरे में लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा। रात के 11 बज चुके थे। मैंने कहा, खाना खिलाते खिलाते तुमने पूरा 1 घंटा लगा दिया। तब वह कहने लगा, भाभी, हम चाचा भतीजी बातें कर रहे थे, बस बातें करने में ही टाइम लग गया था। मैंने समीर से कहा, बातें करने में ज्यादा टाइम ना बर्बाद करो, चलो जाकर सो जाओ। मुझे हैरानी हो रही थी कि अनन्या को इससे इतनी खास जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन यह चक्कर बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन अनन्या ने रोज यही कहना शुरू किया कि वह अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाएगी और समीर उसको खाना खिलाने के बहाने 3 घंटे से पहले उसके कमरे से नहीं निकलता था। एक दिन मैंने देखा कि वे 2.5 घंटे से भी ज्यादा बातें कर रहे थे और मुझे गुस्सा आ गया कि इस तरह की बातें रात के 3 बजे तक कौन करता है। मैंने जैसे ही दरवाजा बजाने की कोशिश की, मैं हैरान रह गई कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और दरवाजा खुलते खुलते 10 मिनट लग गए। मैंने पूछा, यह दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया था और तुम दोनों दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे। समीर ने कहा, भाभी, दरवाजा शायद गलती से बंद हो गया होगा। हम लोग टीवी देख रहे थे, इस वजह से हमें आवाज नहीं आ सकी। मैंने गुस्से से कहा, रात के 3 बजे टीवी देखने का भी कोई तरीका है और तुम लोग वीआईपी घर में नहीं रहते हो जहां पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हों। मैंने अपनी बेटी को डांट लगाई क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वह गलत काम में पड़े। मैंने रिश्ते वालों से कहा था कि वह मेरी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता लाएगी। लड़के की माँ भी साथ थी, लेकिन जैसे ही वह बेटी को देखी
उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लड़के वाले झूठी बातें कह रहे थे कि बेटी अच्छी नहीं है और नाश्ता भी बाजार से लाया गया है। मेरे देवर ने उनकी बातों को खारिज करते हुए कहा, जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। मैं परेशान थी और सोच रही थी कि समीर ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसे सच्चाई पता थी। लड़के की माँ भी बुरी बातें कहकर हमारे घर से चली गई। जब वे लोग चले गए, मैंने समीर से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। समीर ने कहा, भाभी उनकी शक्ल देखी थी, ढंग के नहीं लग रहे थे। मैं इन लोगों के साथ अपनी भतीजी की शादी नहीं करूंगा और मुझे उनका लड़का भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा, तुम्हें इतना तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी। तुमने लोगों के सामने अपनी ही भतीजी की इंसल्ट कर दी। अब वे लोग हमारी बेटी के बारे में बातें करेंगे तो हमारे घर पर रिश्ते नहीं आएंगे। समीर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे घर में दोबारा ऐसे घटिया लोग रिश्ता लेकर आए। देखो हमारी अनन्या कितनी खूबसूरत और प्यारी है। उसकी माँ को देखकर आपने कितनी चालाक औरत उसको बताया था। मैं अपनी अनन्या को ऐसे लड़के के साथ नहीं जाने देना चाहता। मुझे समीर की यह हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे को साफ कर रही थी। अचानक अनन्या के मोबाइल पर किसी का फोन आया और जब मैंने उत्तर दिया तो उसकी कॉलेज की एक दोस्त थी। वह बताई, आंटी इतने दिनों से अनन्या की तबीयत कैसी है। जवाब मिला कि अनन्या ने कॉलेज में एप्लीकेशन लगाया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह 2 दिन की छुट्टी चाहती है। मैंने उससे कहा कि अनन्या तो कॉलेज गई हुई है और उसने एप्लीकेशन नहीं दिया है और उसकी तबीयत भी ठीक है। फिर मेरे देवर ने कहा कि उस एप्लीकेशन पर तो आपके भी साइन थे, जिस पर मैंने कहा कि अनन्या ने तो मुझे बताया था कि कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं और वह वहां गई हुई है। लेकिन उसकी सहेली ने बताया कि नहीं आंटी, कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं चल रहे और अनन्या कॉलेज आ ही नहीं रही है। मैं परेशान हो गई कि मेरी बेटी ये क्या कर रही है। वह कॉलेज क्यों नहीं जा रही थी, यह मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैंने उसकी सहेली से बोल दिया था कि तुम उसको यह बात मत बताना कि तुम्हारी मेरी बात हो गई है। शाम को मैंने समीर और अनन्या को बुलाया। कमरे का माहौल बिल्कुल अदालत जैसा बना हुआ था। मैंने अनन्या को उसके दोस्त की कॉल के बारे में खुद ही बता दिया। तुम्हारी सहेली बता रही थी कि तुम लगभग 5 दिन से कॉलेज नहीं जा रही हो और तुमने एप्लीकेशन भी दी हुई है, जिस पर तुमने मेरे फर्जी साइन कर दिए हैं। समीर और अनन्या दोनों ही सर झुकाए खड़े हुए थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे देवर समीर ने अनन्या का साथ जरूर दिया होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगी, फिर देखूंगी तुम अपना खर्च कैसे करोगी। तभी अनन्या बोली, माँ मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाया करती थी। चाचा की अनुमति मिलने के बाद हम सभी लड़कियां पार्क में मिलकर घूमती थी। समीर ने कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, बस मेरा दिल कर रहा था। हमने एक दिन मिलकर मूवी देखी और एक दिन पार्क चले गए। इन दोनों का व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा था और घर में भी उनकी हरकतें अजीब थी। इन दोनों को एक दूसरे के सिवा किसी और का चेहरा नहीं दिखाई देता था। इस बीच मैंने अनन्या के लिए एक और रिश्ता ढूंढना शुरू किया। अपने देवर से कहा, अगर लड़के में कोई कमी हो तो मुझे बताना, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। मेरे देवर ने अजीब तरह से कहा, मेरी भतीजी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इस बार मैंने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढा था
उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़का बहुत युवा और हैंडसम था। उसका परिवार भी अमीर और आदर्श था। उसके माता पिता बैंक में काम करते थे। वह नेकदिल और खूबसूरत था। लड़के वालों को मेरी बेटी पसंद आ गई थी क्योंकि वह भी ज्यादा खूबसूरत थी। समीर का चेहरा परेशान दिख रहा था और लड़के वालों ने मंगनी की रस्म करने का इरादा किया था। जब वे हमारे घर से चले गए तो मेरा देवर कहने लगा कि रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने समीर की तरफ हैरान होकर देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी बेटी की शादी नहीं होने देना चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे? कुछ खराबी नहीं है इस रिश्ते में। मैंने कहा कि ऐसे रिश्ते नसीब वालों को ही मिलते हैं और मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हूँ। और मैंने लड़के वालों के घर जाने की तैयारी कर ली थी। अनन्या के लिए सूट निकाला और तैयारी की। लेकिन जब हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था तो घर में ना समीर था ना ही अनन्या। दोनों ही घर से यह कहकर निकले थे कि दोनों लड़के वालों की फैमिली के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उन दोनों को मार्केट गए हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। अभी तक वह घर पर वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें दोपहर के खाने पर बुलाया था और दोपहर के 3 बज चुके थे और खाने का टाइम निकला जा रहा था। लड़के वाले बार बार कॉल कर रहे थे। मुझे उन लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा था और मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि मुझे उनके सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। रात के 8 बज गए तो दोनों चाचा भतीजी हंसते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। मुझे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। मैंने कहा, तुम दोनों को गए हुए पूरे 8 घंटे हो गए। आखिर तुम लोग अब तक गिफ्ट कहाँ से ला रहे थे? मेरा देवर कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने अपने देवर पर हाथ उठाया था क्योंकि वही मेरी बेटी को मार्केट लेकर गया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। मेरी बेटी तो खामोश खड़ी हुई थी, लेकिन समीर कहने लगा, भाभी आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मुझे उस घर में अपनी भतीजी का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा, अब क्या मुसीबत है? सब कुछ तो ठीक है। इस पर समीर ने कहा कि लड़का कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन मुझे अपनी भतीजी की शादी इस लड़के के साथ नहीं करनी। अनन्या की मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। और यह कहकर वो दोनों घर के अंदर चले गए और अपने अपने कमरों में जाकर बंद हो गए। मेरे देवर ने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और कभी वह मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं गया था। आज फिर उसको क्या हो गया था? मैं सारी रात जागती रही और परेशान थी। ना जाने ये लोग आपस में क्या खिचड़ी बना रहे थे। एक दिन मैंने अनन्या से कहा कि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे आज तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। अनन्या मेरे कमरे में जाकर सो गई थी। मैं उसके सूट में बदलकर उसके कमरे में जाकर बेड पर लेट गई थी। मैं ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। 1 घंटे बाद समीर भी अनन्या के कमरे में आया और अंधेरे में मेरे करीब आकर कहा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी सो गई हो? लेकिन मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था और कमरे में अंधेरा भी था, जिस वजह से मेरा देवर मुझे पहचान नहीं सका था। मेरा देवर कहने लगा, अभी सिर्फ 24 घंटे ही बाकी हैं, फिर हमें किसी से भी डरने की या छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे और भाभी भी हमें नहीं रोक पाएगी। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम कितने खुशकिस्मत हो सकते हैं। मैंने अपने फ्यूचर के सपने देखने शुरू कर दिए हैं
और तुम देखना शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान और हसीन हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आखिर मेरा देवर यह किस तरह की बातें कर रहा था, वो भी अपनी बेटी जैसी भतीजी के साथ। उसने कहा, तुमने अपनी शादी के कपड़ों का इंतजाम तो कर लिया है ना? ऐसा ना हो कि आखिरी टाइम पर तुम शॉपिंग करने की जिद करने लगो। मैंने तो अपनी शॉपिंग करनी शुरू कर दी। जैसे ही मेरे देवर ने यह बात कही तो मैं झटके से उठी और मैंने लाइट ऑन कर दी और अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ मारा और उससे कहने लगी, तुम ये किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो? तुम किससे शादी करना चाहते हो? यह सब तुम क्या कह रहे हो? समीर, बताओ मुझे। आज मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। मेरे शोर की आवाज़ सुनकर अनन्या भी वहां पहुंची और मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ, चाचा को मत मारो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे समीर और अनन्या ने बात बतानी शुरू की, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। पहले तो समीर ने बताया कि मुझे हमारे ही गांव में रहने वाली लड़की से मोहब्बत हो गई है, जिस गांव ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। विमला भाभी का जवान बेटा मोहन, अनन्या उससे मोहब्बत कर बैठी और उसी के साथ शादी करना चाहती है। अब ये कोई इत्तेफाक था या कुछ और, जो हम दोनों आपसे ही नफरत करने वाले लोगों से मोहब्बत कर बैठे। मुझे तो हमारे गांव के मुखिया की बड़ी बेटी, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं एक आदमी के घर में पेंट करने के लिए गया था। वहां आई हुई थी और देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था और इसी तरह से हम दोनों का प्यार बहुत गहरी मोहब्बत में बदल गया था। विमला भाभी के बेटे मोहन की मुलाकात अनन्या से उसके कॉलेज में हुई थी। इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती भी मोहब्बत में बदल गई थी। अगर हम आपको यह बात पहले बता देते तो आप हमारी बात को नहीं मानती, इसलिए हमने शादी करने का फैसला कर लिया था और यही बातें हम एक दूसरे से काफी घंटों तक बैठकर करते रहते थे कि क्या करना है क्या नहीं। वो दोनों भी जानते हैं कि उनके परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हम क्या करते, क्योंकि हम मोहब्बत कर बैठे थे। इस बीच आप अनन्या का रिश्ता देख रही थी, इसलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था और अनन्या का रिश्ता कैंसिल करवा दिया करता था। अनन्या कहने लगी, मम्मी, चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाचा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप नहीं चाहती कि चाचा की शादी भी उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए और आप यह नहीं चाहती कि हम अपनी खुशी से जिंदगी गुजारें। मेरी बेटी और देवर ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए। आपको यह सब सुनकर बहुत दुख होगा कि कल हमारी शादी है। गांव का माहौल अब बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि विमला आंटी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। अब सब सुधर गए हैं। कोई भी अब आपको वहां कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पहले लोग आपकी लाचारी का फायदा उठाया करते थे। अब तो हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए। समीर कहने लगा, भाभी, अनन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। विमला भाभी का बेटा मोहन बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है। वह यहीं अपने शहर में ही नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है। मोहन के माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमारी अनन्या को वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसने अपनी कमाई से घर को बड़ा कर लिया और मुखिया की बेटी की उम्र मेरे ही जितनी हो गई। मुखिया जी के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने आज तक उसकी शादी नहीं की, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे अपने घर की इज्जत बना लूँगा और मुझे पता है आप उसे बहुत खुश रखोगी। वो दोनों बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। यह बात तो सच थी कि ये लोग अगर मुझे सच बताते
तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और उस गांव से कभी उनको नाता जोड़ने नहीं देती। लेकिन शायद सही कहते हैं, आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं उस गांव से बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उसी गांव से दोबारा नाता जुड़ गया था। इनको प्यार हुआ तो उसी गांव में रहने वालों से। मैं एक तरफ तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वो दोनों मेरे कदमों में बैठ गए थे और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए थे और कहने लगे, प्लीज मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। हम उन दोनों के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप चाहती हो कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक शादी कर लें तो जहां आपकी मर्जी होगी वहीं पर शादी कर लेंगे, लेकिन हम कभी खुश नहीं रहेंगे। मैंने उन दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की कोई परवाह नहीं है? ठीक है, मैं गांव जाकर मोहन से बात करना चाहती हूँ और उस लड़की के घर पर रिश्ता लेकर जाना चाहती हूँ जिससे समीर शादी करना चाहता है। शादियाँ कोर्ट मैरिज के तरीके से नहीं होंगी। तुम दोनों की शादी मैं ही करवाऊंगी। तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो दोनों रोते हुए मेरे गले से लग गए थे। मैंने उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया था। आखिर मेरे लिए मेरा देवर और मेरी बेटी ही सब कुछ थे, इसलिए मैंने अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर दी थी। और फिर एक दिन में अपनी बेटी को विदा किया और दूसरी तरफ अपनी देवरानी को घर लेकर आ गई थी। अब वो दोनों बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। उधर मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।